मिथबस्टर्स के ब्रांड एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम बाद ये सीरीज वापस आ रही है और अब से कोशिश करूंगा कि रेगुलरली हर वीक हर 2 महीने में मिथबस्टर्स आता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मार्वल के, डीसी के और इधर उधर की मूवीज के मिथ को डिस्कस करेंगे। कौन से सही है कौन से गलत है ये भी मैं बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, आयरन मैन के सूट के अंदर जी फोर्स की वजह से टोनी स्टार्क को मर जाना चाहिए था। क्या ही मिथ सच है? देखो यार, अगर टोनी स्टार्क रियल लाइफ में आयरन मैन सूट पहनकर वैसे ही स्टंट्स करता जैसे मूवीज में दिखाते हैं तो वो पहली फाइट में मर चुका होता। फिजिक्स के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है। जी फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीपल। नासा के डेटा के अकॉर्डिंग ह्यूमंस मैक्सिमम 9 जी फोर्स हैंडल कर सकते हैं, वो भी स्पेशली ट्रेन्ड फाइटर पायलट्स। नॉर्मल ह्यूमंस 4-5 जी से ऊपर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन एमसीयू में टोनी स्टार्क 50 to 60 जी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब वो बिल्डिंग से टकराता है, जब वो 180 डिग्री इंस्टेंट टर्न्स लेता है हवा के अंदर। और तो उसने चित्तौरी लेविएथन से हेड ऑन कोलिजन भी किया था, तब भी बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। रियल फिजिक्स में तो 20 जी प्लस फोर्स पर ह्यूमन ऑर्गन लिटरली शिफ्ट होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर ही। ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, ब्रेन में हैमरेज हो जाता है और बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। जॉन स्टेप ने 1954 में रॉकेट स्लेड एक्सपेरिमेंट में 46.2 जी सर्वाइव किया था, लेकिन वो उसे 1.1 सेकंड्स के लिए था और कंट्रोल एनवायरनमेंट में था। तो टोनी स्टार्क के सूट के अंदर तो कोई इंटरनल डैम्पनिंग टेक्नोलॉजी तो हमें दिखाई नहीं गई। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सूट जो है वो इंस्टेंटली रुक रहा है, लेकिन टोनी की बॉडी मोमेंटम को मेंटेन कर रही है और ऐसे में इंटरनल ऑर्गन्स का क्रश होना इनएविटेबल है। और हाँ, ये बात भी सच है कि वो फिक्शनल साइंस है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी डिस्कस करने में क्या जाता है। तो ये मिथ कंफर्म है कि हाँ, जी फोर्स की वजह से टोनी स्टार्क को मरना पड़ेगा सूट के अंदर ही, अगर ये रियल लाइफ साइंस होती तो। अगला मिथ गेम ऑफ थ्रोन्स है कि ड्रैगन फायर से वैलेरियन स्टील को बनाया जा सकता है। तो क्या ड्रैगन की फायर इतनी सही में हॉट होती है और क्या इतना कंट्रोल किया जा सकता है कि उससे वैलेरियन स्टील बन जाए? गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया है कि जो ड्रैगन्स है इस वर्ल्ड के, वो स्टोन वॉल्स को मेल्ट कर देते हैं, उनकी फायर में इतनी पावर है। और ओल्ड वैलेरिया में ड्रैगन्स को यूज किया जाता था वैलेरियन स्टील बनाने के लिए, लेकिन साइंटिफिकली एनालाइज करें तो ये पार्शियली पॉसिबल है। ड्रैगन्स की फायर टेम्परेचर रियलिस्टिकली 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है। ये बायोलॉजिकल कंबशन की अपर लिमिट है। जैसे कि बॉम्बार्डियर बीटल 100 डिग्री सेल्सियस स्प्रे करता है केमिकल रिएक्शन से, तो एक फुल साइज ड्रैगन के लिए 1000-1200 मेरे ख्याल से रीजनेबल एस्टिमेट है। देखो, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, लेकिन फोर्जिंग जब करते हैं ना, तब इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर भी फोर्ज कर सकते हो। और जो ट्रेडिशनल ब्लैकस्मिथ्स होते थे वो कोल का यूज करते थे, जो कि 1200 डिग्री तक जाता था। रियल प्रॉब्लम यह कि वैलेरियन स्टील डमास्कस स्टील जैसा है, फोल्डेड और लेयर्ड कार्बन स्टील। और डमास्कस स्टील जैसा कुछ बनाने के लिए, फिर वैलेरियन स्टील जैसा कुछ बनाने के लिए प्रिसाइज टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रिसाइज कंट्रोल्ड कूलिंग भी चाहिए होती है और एक्सपर्ट हैमरिंग टेक्निक चाहिए होती है। अब देखा जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया के अंदर जो वैलेरियन स्टील है वो ओल्ड वैलेरिया में बनाया गया था, लेकिन उसमें ड्रैगन फायर इन्वॉल्व थी, मैजिक इन्वॉल्व था और ब्लड सेक्रीफाइस भी इन्वॉल्व था। और जो नॉलेज है वैलेरियन स्टील बनाने की, वो डूम ऑफ वैलेरिया के बाद में खत्म हो गई, वो चली गई, किसी को नहीं पता अब कैसे बनाना है। और ड्रैगन सिर्फ कंसिस्टेंट हीट और फायर प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट हैमरिंग टेक्निक, मेटलर्जी टेक्निक, ये तो ह्यूमंस को ही करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि अब गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में वैलेरियन स्टील को बनाया जा सकता है, चाहे कोई सा भी ड्रैगन हो उनके पास में। उनको थोड़ा और एडवांस होने की जरूरत है, लेकिन जब तक वो एडवांस होंगे तब तक उनकी दुनिया में ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अगला मैं जब फ्लैश टाइम ट्रेवल करता है तब स्पीड फोर्स उसको प्रोटेक्शन देती है काफी सारी चीजों से। इसका मतलब ये है कि फ्लैश को साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं टाइम ट्रेवल के, और वो क्यों नहीं होते? स्पीड फोर्स की वजह से। देखो, CW फ्लैश और कॉमिक्स में ये बताया गया है कि स्पीड फोर्स टाइम पैराडॉक्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करती है फ्लैश को, लेकिन ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। वैसे तो टाइम ट्रेवल भी अभी तक साइंटिफिकली हुआ नहीं है, लेकिन हम मूवीज की फिक्शन की बात कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल करते टाइम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइट स्पीड के पास जाने पर इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। फिर टाइम डायलेशन इफेक्ट, कॉजैलिटी लूप्स और पैरेलल टाइमलाइंस इश्यूज, ये सब तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो डीसी कॉमिक्स में या फिर डीसी की मूवीज में, टीवी शोज में स्पीड फोर्स को मैजिक की तरह दिखाया गया है। और यही स्पीड फोर्स फ्लैश को प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पर तो उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए था। तो ये मिथ जो है वो कंफर्म्ड है। अगला मिथ अटैक ऑन टाइटन से है कि जो अटैक ऑन टाइटन के अंदर ओडीएम गियर था ना, उसको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। आइए देखते हैं। अटैक ऑन टाइटन में जो सर्वे कॉर्प्स होती है वो ऑमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर को यूज करते हैं, जिसमें ग्रैपलिंग हुक्स और जेट पैक वगैरह लगा हुआ होता है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये सुसाइड मिशन है। सबसे पहले वायर की टेंशन की प्रॉब्लम है। स्टील वायर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 70-80 किलो के ह्यूमन को वो हैंडल कर सके, वो भी हाई स्पीड पे।
जो आजकल की क्लाइंबिंग रोप्स होती है ना, वो 2200 न्यूटन फोर्स को हैंडल कर सकती हैं, लेकिन अटैक ऑन टाइटन के अंदर होती है डायनेमिक स्पीड, यानी कि कभी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो रोप्स तो ऐसे टूट जाएंगी। और जब एरन येगर या फिर बाकी के जो लोग हैं वो 15 मीटर के टाइटन से फाइट करते हैं ना, तो 3500 से 4000 न्यूटन का फोर्स तो पड़ता ही पड़ता है उस रोप के ऊपर, और असली में वो तुरंत टूटेगी। दूसरा, गैस कंजम्पशन इम्पॉसिबल है। रियल जो जेट पैक्स होते हैं उसे 10 मिनट की फ्लाइट टाइम देते हैं, वो भी स्लो स्पीड पर। ओडीएम गियर में स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स घंटों तक फ्लाइट कर रहे थे। और एक बार फिर से वही आयरन मैन वाली फिजिक्स भी यहाँ पर आ जाती है कि अगर आप ऐसे जेट पैक पहनकर तुरंत अपनी स्पीड चेंज करोगे हवा के अंदर हाई स्पीड में, तो जी फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपकी बॉडी वहीं पर फट जाएगी। अब क्योंकि हम पूरा ही फिक्शनल साइंस के अंदर घुस चुके हैं, तो ये भी बता दूं कि जो वो टाइटन की गर्दन पे अटैक करते हैं ना स्वॉर्ड से, और वो पूरी कट जाती है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एक टाइटन की स्किन बहुत ज्यादा थिक होगी, वहां पर मसल्स होंगी, और वो बहुत डीप कट दे रहे थे, जबकि 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। तो हाँ, ये मिथ बस्टेड है। ओडीएम गियर रियल लाइफ में यूज करके देख लेना, तुरंत मरोगे। अगला मिथ है कि अगर वुल्वरीन की बॉडी से उसके ब्रेन को निकाल दिया जाए तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा और इंस्टेंटली उसकी मौत हो जाएगी। तो देखो, कॉमिक्स में काफी सारे इंस्टेंसेस है जहां पर वुल्वरीन लिटरली नथिंग से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से ही वो वापस से वुल्वरीन बन जाता है, यानी कि उसका रीजनरेटिव जो फैक्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आखिर ये सब कुछ कंट्रोल तो ब्रेन ही करता होगा, है ना? ब्रेन ही तो डिसाइड करेगा ना कि कैसे रीजनरेट होना है या नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो डेडपूल, वुल्वरीन और जो भी रिजनरेटिव फैक्टर वाले जो सुपर हीरोज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर एक प्राइमरी सेल होता है। अब वो प्राइमरी सेल डिसाइड करता है कि क्या रिजनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी सेल दिमाग के अंदर है तो दिमाग से बॉडी जनरेट होगी, और जो बॉडी अलग से पड़ी है उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइमरी सेल बॉडी के अंदर है तो बॉडी से ब्रेन रीजनरेट होगा फिर से। अब जो मैंने बात कही ना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी मार्वल के राइटर्स ने इतनी सारी कॉमिक्स में इतने अलग अलग तरह के इवेंट दिखाए ना, जिससे पूरी खिचड़ी बन रखी है वुल्वरीन के साइंस की। पर एक चीज तो कंफर्म है कि अगर उसके ब्रेन को अलग भी कर दोगे तो भी वो मरेगा नहीं, वो फिर से रीजनरेट कर लेगा। अगला में एल्डन रिंग से, और वो ये है कि रैडगन और मरी का एक ही इंसान है, या एक ही एंटिटी है, या एक ही पर्सन है। अब देखो, ये गेम की सबसे कंफ्यूजिंग मिस्ट्री हो सकती है। जो मानना चाहे वो मान सकता है, लेकिन गेम के अंदर दोनों ही कंडीशंस के क्लूज दे रखे हैं, यानी कि एक एविडेंस है जो इस चीज को सपोर्ट करता है और एक एविडेंस है जो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कुछ एविडेंस जो ये प्रूव करते हैं कि वो दोनों सेम ही पर्सन थे, जैसे कि फाइनल बॉस फाइट में रेडगन लिटरली मरिका की बॉडी से ही एमर्ज करता है। दोनों के ही लाल बाल है, जो कि रेडगन का कर्ज है, और स्टैच्यू ऑफ रेडगन में इनकेंटेशन यूज करने पर मारिका ही अपीयर करती है। लेकिन इन दोनों के ही कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी है। मैरिका और रेडगन की सेपरेट मैरिज हुई थी, मैरिका की गॉडफ्रे से और रेडगॉन की रेनेला से। डिफरेंट टाइम पीरियड में वो दोनों एक्टिव थे। रेडगॉन ने तो रिपेयर करने की कोशिश करी थी एल्डन रिंग को, जब मैरिका ने उसे शैटर किया था। और देखा जाए तो गेम में दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी और मोटिवेशंस है। सबसे इंटरेस्टिंग क्लू है गॉड मास्क क्वेस्ट लाइन में। वो डिस्कवर करता है कि द गोल्डन ऑर्डर वॉज क्रिएटेड बाय अ गॉड एंड देयर लॉर्ड, बट द टू वर वन एंड द सेम। इसका मतलब ये कि मैरिका इंटेंशनली क्रिएटेड रेडगॉन एज हर अदर हाफ टू मेंटेन पावर स्ट्रक्चर। थ्योरी ये कि मैरिका ओरिजिनली एक सिंगल एंटिटी था या थी, लेकिन ग्रेटर विल के इन्फ्लुएंसेस स्प्लिट हो गई टू पर्सनैलिटीज में। वन हाफ मैरिका दैट वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ग्रेटर विल, और दूसरा हाफ रेडगन जो कि लॉयल रहा। अब देखो, एल्डन रिंग की जो लोर है ना, वो तो मेरे भी कुछ खास समझ में आई नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक किताब पढ़नी पड़ेगी पूरी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है। अगर आपको कंप्लीटली पता है तो, और मैंने कुछ गलत बताया तो मुझे भी करेक्ट कर देना। तो ये मिथ कंफर्म है कि बस्टेड है, ये आप लोग डिसाइड करो। अगला मिथ है कि सुपरमैन का एक्सरे विजन ह्यूमंस के लिए सेफ है, यानी कि उससे कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। देखते हैं कि ये बात कितनी सच है। सुपरमैन अपनी एक्सरे विजन से सब कुछ देख लेता है, लेकिन रियल एक्सरेज आयनाइजिंग रेडिएशन है जो कैंसर कॉज करती है। अगर सुपरमैन रेगुलरली एक्सरे विजन यूज करता है तो वो सबको रेडिएशन से पॉइजनिंग दे रहा है। मेडिकल एक्सरेज जो होती है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मिनिमल एक्सपोजर के साथ किए जाते हैं। सुपरमैन कंटिन्यूअस एक्सरे विजन कर रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के। लेकिन जो कॉमिक्स में सुपरमैन का एक्सरे विजन है ना, उसके अंदर और भी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें हीट होती है, उसमें अदर स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसके अंदर गामा रेज भी होती हैं। लेकिन फिर भी ये चीज तो साफ दिख रही है कि वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, पर साइंटिफिकली इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों के पास में भी कुछ मिथ है किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी कोई भी कंटेंट हो, अपन दोस्त लोगों से पूछ लेंगे भाई, अगर मैंने नहीं देख रखा होगा तो आप वो मिथ कमेंट में लिखो। अगली वीडियो से आपके मिथ्स को सेलेक्ट किया जाएगा, बढ़िया बढ़िया जो होंगे। स्टूपिड मिथ्स मत लिखना प्लीज। सुपरमैन तो और को हरा सकता है क्या? हाँ लोड़े, बढ़िया मिथ्स लिखना जो कि डिस्कस करने में मजा आए, जो मतलब